15 जनवरी की रात को झज्जर में एक पंकज अहलावत नाम के युवक का एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर की वजह यह बताई जाती है कि उसने एक एएसआई पर गोली चलाई जो उसकी जांघ में लगी। मामला काफी विवादित बन गया क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक जी हैं। मलिक साहब, आपने भी मामले के बारे में पता चला होगा। पता चला अखबारों से और कुछ सोशल मीडिया से सारी चीजों का पता चला। और ये पता चला कि किसी खाने की दुकान पे ढाबे के ऊपर इनका झगड़ा हुआ और वहां से आगे बढ़ता हुआ फिर ये पहले एएसआई पे गोली चली और उसके बाद फिर इसके ऊपर गोली चली। देखिए, दोनों पक्ष से आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का पक्ष ये है कि उनको एक मुखबिरी मिली थी कि इसके पास अवैध असला था, इसलिए इसका पीछा किया गया तो इसने जैसे इसको रुकने के लिए बोला गया, इसने पुलिस पे सीधा फायर कर दिया। ये पुलिस का पक्ष है। जबकि जो पंकज अहलावत है जिसको एनकाउंटर में गोली लगी है, उसका और उसके परिवार का पक्ष ये है कि उसके पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी थी। पहले झगड़ा हुआ था उसके साथ, उसने सोचा कोई बदमाश होंगे उसका पीछा कर रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए उसने ये गोली चलाई। इन दोनों चीजों में आप कैसे देखते हैं कि कानूनी पहलू के अगर नजरिए से देखें, क्या पंकज की गलती थी अगर इस तरीके से कोई गाड़ी आगे अड़ा देता नहीं, तो? मैं इसमें दोनों तरफ की गलतियां बताऊं। सबसे पहली चीज तो हमारे हरियाणा के अंदर एक बहुत गलत प्रथा चली हुई है। यहाँ की पुलिस फोर्स के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहलवान हैं और जिनका काम ही सिर्फ ये है मार पिटाई और उस तरीके की। उन लोगों को इन्होंने एसटीएफ में ले रखे। अब एसटीएफ के अंदर जब ये लेके चलते हैं तो टी शर्ट्स पहन रखी होती हैं, इन्होंने जीन्स पहन रखी होती हैं, बिल्कुल एक साधारण आदमी की तरह चलते हैं। ये प्राइवेट गाड़ियों में चलते हैं जिनको देख कर कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये पुलिस कर्मचारी है। उनके पास अगर एसटीएफ के लोग हैं, उनके पास मुखबिरी थी तो क्या वो थाने के अंदर अपनी एंट्री करके गए थे कि हमारे पास फला फला की मुखबिरी है? अपने किसी सीनियर अधिकारी को आपने सूचित किया था कि हमको फला वो ये मिली है और हम रेड करने जा रहे हैं? कोई रवानगी कर रखी है आपने अपने एसटीएफ के थाने के अंदर? कहीं कुछ नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हो ये सकता है ये सब चीजें हों। नहीं, वो बाद में बना लें, बेशक से बना लें। आमतौर पर रूटीन में नहीं होता। आमतौर पर कोई नहीं करता है इनको। एसटीएफ वाले शाम को चलते हैं, या तो उनको किसी की मुखबिरी मिले या कुछ हो, वो तभी कार्रवाई करते हैं। सीआईए स्टाफ तब काम करता है जब कोई केस उनके पास मार्क हो जाता है। जैसे थाने के अंदर कार्रवाई नहीं हो पाई, उसको सीआईए के अंदर शिफ्ट कर दिया। इस केस के अंदर पर्टिकुलरली पहले ये बताया जा रहा है कि खाने की दुकान पे, ढाबे पे झगड़ा हुआ। हम्म। जब पहले उन्हीं लोगों से आपका झगड़ा हो चुका और तब आपको नहीं पता था इसके खिलाफ मुखबिरी है हमारे खिलाफ, आप तो तब भी वहीं थे, तब वो मुखबिरी की बात आपके सामने क्यों नहीं आई? नहीं, पुलिस ये चीज स्वीकार नहीं करती। पुलिस का कहना कि हमें मुखबिर मिली थी, हमने तो उसका पीछा किया था। तो वहां वो उस टाइम जो सीसीटीवी आई हुई है, उस हम्म। सीसीटीवी में कौन है? वो जो सीसीटीवी में ये ढाबे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके साथ जो वहां बता रहे हैं ऊपर बैठ के झगड़ा हुआ है इनका, वो कौन है? ये चीज आई हुई है कि वो ऊपर बैठे थे, वहां झगड़ा हुआ, वहां से ये निकल के चला गया, उसके बाद इसके पीछे लगे हैं। तो चलो मैं कहता हूं आपको ये मुखबिरी थी कि आप इसको चारों तरफ से घेरते, आप आईडी दिखाते अपनी, आपकी आईडी कौन किसकी, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 50 मीटर खड़ा हुआ आदमी पहले आपकी आईडी देखेगा जब वो फंसी में आएगा तो? हाँ, अगर वो फायर करते तो इसके पास फायर करने का अधिकार था। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो टीम थी उसने आईडी दिखाने की कोशिश की हो, No, उससे पहले फायर कर दिया गया। नहीं, कोई आईडी नहीं दिखाता अपनी। ये टीम रोकती है, आगे गाड़ी अड़ा दी उसके, गाड़ी अड़ाते ही एक कोई शरीफ आदमी होगा तो उसको वैसे ही डर भय हो जाएगा, और जब उसको 5-6 आदमी ऐसे तगड़े तगड़े दिखाई देंगे तो और ज्यादा उसके ऊपर टेरर हो जाएगा। लेकिन
यहां पे आत्मरक्षा की जो बात आई, आत्मरक्षा के अंदर हम सेल्फ डिफेंस के अंदर उस राइट को एक्सीड कर गया यार। जब तक इसके ऊपर कोई फायर नहीं हो तब तक ये किसी को गोली मारने का, क्या ये इंतजार करता? क्या इसके ऊपर फायर हुआ? गोली मारने के बाद भी कोई फायर नहीं हुआ। नहीं हुआ था। अगर ये वो सामने वालों के पास हथियार होते, सामने निकाल रखे होते, तो इसके गोली चलाते ही वो गोली मारते। उनका तो काम ये है। अब इसमें एक सवाल उठ रहा है कि ना तो इनके पास सरकारी गाड़ी थी, सिविल ड्रेस में ये थे। अब कोई भी अनजान आदमी है उसके सामने, जैसे इन्होंने कहा कि 2-3 बार ओवरटेक करके गाड़ी आगे अड़ाई। इस तरीके से अगर कोई गाड़ी आगे खड़ी करता, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि पुलिस के मुलाजिम थे। अगर कोई बदमाश है वो भी इस तरीके से गाड़ी आगे अड़ा ले और फिर वो व्यक्ति इंतजार करे कि ये अपनी आईडी आके दिखाएंगे, तब तक तो उसके पास आके वो बदमाश है उसके देखिए, ऊपर अटैक कर यही सकते चीज हैं। मैंने धीरेन्द्र भाई आपको शुरू में यही बात कही कि ये एक बदमाशों का टोल, एसटीएफ के अंदर जो ये लोग हैं, इनको एक तरह से खुली छूट दे रखी है। रात के वक्त शरीफ आदमी को अगर ये रोक लेते हैं तो उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं। ना तो इनकी आईडी होती, ना ये कपड़े इनके ऐसे होते कि कोई आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ना इनके पास गाड़ियां। कहां से लेके आते हैं गाड़ियां भैया? ये कोई एसपी क्यों नहीं पूछता ये प्राइवेट गाड़ी किसकी है? ये प्राइवेट गाड़ी कहां से लेके आते हैं? सरकारी गाड़ी के आप अपने नीली लाइट उतार दो, इंडिकेशन हटा दो, उसके जहां पुलिस लिखा हुआ है उसके ऊपर आप टेप लगा दो या कुछ भी कर दो, आप वो यूज कर सकते हो। आप यूनिफॉर्म ही नहीं पहनोगे ना, आई कार्ड तो अपना डिस्प्ले कर सकते हो। गले के अंदर सरकारी अफसर भी पहन के घूमते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई थोड़ा ना कर रहा है। और अगर आप वर्दी में भी हो, आपको मुखबिरी मिली है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है वर्दी। कोई आदमी वर्दी वाले के ऊपर गोली चलाने से पहले 4 बार सोचेगा। सादी वर्दी के ऊपर गोली चल जाएगी। अब इसके अंदर भी इस आदमी के पास सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि मुझे क्या पता ये पुलिस वाला है। जिसको इसने गोली मारी, चलो वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सीड कर गया, गोली नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन वो ये नहीं प्लीड कर सकते। इस पे 332 353 का पर्चा दर्ज नहीं होगा कि भाई सरकारी कर्मचारी के ऊपर गोली मार दी। कौन कहता सरकारी कर्मचारी है? कहां लिख रखे है वो सरकारी कर्मचारी है? मेरे को ये पता होना चाहिए। अगर मैंने किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये सरकारी कर्मचारी है। नहीं, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि बावर्दी होने चाहिए या फिर सरकारी व्हीकल होना चाहिए, जब किसी बदमाश को पकड़ने के लिए जाते हैं तो आइडेंटिटी को तो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इसी आप तरीके से जाया धीरेन्द्र जाता भाई, है। आप दिल्ली के अंदर आपने कभी एनकाउंटर्स देखे? मुंबई में देखे हैं? आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसी वो है, वहां बावर्दी होते हैं। वो कभी भी बगैर यूनिफॉर्म नहीं होते। वो यूनिफॉर्म उनकी ताकत होती है, यूनिफॉर्म उनकी स्ट्रेंथ है। यूनिफॉर्म देखने के बाद सामने वाला गोली चलाने या कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचेगा कि तू एक पुलिस वाले के ऊपर हमला करने जा रहा है। ये किसने कह दिया कि आप सादी वर्दी में होगे तभी आप किसी को घेर सकते हो? आपके पास मुखबिरी है, आप रेड करो, 50 आदमियों को लेके जाओ, सारे यूनिफॉर्म में जाए, किसकी मजाल है आपके ऊपर गोली चला दे? दिल्ली के अंदर होती हैं रेड्स, आपने कितनी जगह आपने वीडियोस में भी देखे होंगी, उनकी सरकारी लेकिन गाड़ियां होती हैं। हरियाणा में तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस है सीआईए और एसटीएफ की। तो क्यों, किस लिए बना रखी हैं? गुंडों की टोलियां बना रखी हैं आपने। सारे गुंडे घूमते हैं रात को, शरीफ आदमी चल नहीं सकता इनके उसमें। आपको ये नहीं पता कब आपको रोक लेंगे? आपको क्या पता ये बदमाश है या ये पुलिस वाले हैं? और ये वो लोग हैं जिनको नॉर्मली आप कभी किसी एक्टिव ड्यूटी में नहीं देखते। ना तो ये किसी थाने में कभी पोस्टेड होते, ना ये कभी किसी और उसमें जाते। ये सिर्फ अलग बैठा रखे होते हैं, इनके अलग कमरे बना रखे हैं, अपने वहां बैठे रहते हैं। क्यों भाई? ये सिर्फ हड्डियां तोड़ने के लिए और गोलियां चलाने के लिए। चल, ये मैं समझ सकता हूँ इनकी गलतियां हैं, लेकिन ऐसा भी तो ठीक नहीं है कि किसी ने आपको ओवरटेक किया, किसी वजह से आप सीधा फायर कर दोगे। वो भी मैंने कहा है, उसने भी अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सीड किया। अगर आपकी गाड़ी को किसी ने अड़ा के रोक लिया था और 4 आदमी आपकी तरफ निकल के आए, तो आप शीशा बंद रखते,
बैक करने की कोशिश करते, भगाने की कोशिश करते, आप सीधा उठा के आपने रिवॉल्वर और आपने फायर कर दिया, वो भी गलत है। आप यूं तो किसी पे भी फायर कर दोगे, आपको फिर लाइसेंस नहीं। गलत कौन है, ठीक कौन है, जांच कौन करेगा? ये जांच कोई नहीं करेगा, दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। इसके अंदर दोनों खापों तरफ को, से पंचायतें भी हाँ, ये होनी शुरू हो खापों गई। को आना ही नहीं चाहिए था इसके अंदर। खाप क्रिमिनल लॉ के बारे में क्या जानती हैं? भाई आपको एक आदमी ने आके कह दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप उसके साथ खड़े हो गए। उस एएसआई ने जाके कह दिया मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप उसके साथ खड़े हो गए। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप ये मांग करते कि भैया इसकी तफ्तीश किसी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर से, किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से, उसकी देख रेख में इसकी जांच करवाई, वो पता करें ये हुआ क्या है। किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को, किसी सीनियर अफसर की उसमें करो। क्योंकि ये अगर पुलिस के यहाँ की लोकल पुलिस ये इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो वो तो अपने आदमियों को बचाएगी। आप कभी भी नहीं फंसाने की कोई कोशिश करेगा। सबका ये वो होगा कि हाँ इसको अपने को बचाया जाए। उनके आदमी को गोली लगी हुई है। देखो इसके अंदर मैं आज भी एक चीज कहता हूं कि बहुत बड़ी एक इस परिवार के लिए वो ये बात है कि ये आज भी ठीक ठाक है। एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर फायर करने के बाद अगर गोली चला देते वो और इसको वहीं मार देते तो क्या करें? जिस जगह ये कहता है कि मेरे को रोका और मैंने गोली चलाई, कहना तो इसका ये है कि वो सामने रिवॉल्वर निकाले खड़े हुए थे, तो उनके हाथ बंधे हुए थे भाई, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई तेरे पे? इसका मतलब ये है कि गाड़ी अड़ाई, कोई उतरा उसमें से, इसने उसको गोली मार दी और भाग लिया। मतलब कुल मिला के ये कि गलती दोनों तरफ से की गई है। गलती दोनों तरफ से है। इनको भी, इनकी तो गलती एक सिस्टम की गलती है। जो हमारा पुलिस सिस्टम बना हुआ है, बना रखा है। हाँ मतलब देखो ये लोग भी अपनी मर्जी अपनी से तो मर्जी करते, से नहीं जाते, कहीं ना कहीं। इनको भी ऊपर से डायरेक्शंस हैं। हाँ, आप इस तरीके से हाँ कि जाइए। आप इस तरीके से रहोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे लेकिन इनको अपने आप को बदमाश दिखाना क्या जरूरी होता है? चलो आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनते आप, तो आप डिसेंटली तो बिहेव कर सकते हो। नहीं, आपकी आपने टीम में एक दो बंदा तो हो यूनिफॉर्म ऐसा में। हो यूनिफॉर्म में हो कोई, हम्म। आप किसी को रोको, उससे आराम से बात करो कि जी हमारे पास आपके ऐसे ऐसे खबर है, हम गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं, ले ले। आप जाओ और चारों तरफ से घेर लो और मुंह से माँ बहन से नीचे कोई। और जिसके जिसके पीछे गाड़ी लगाई उसके खिलाफ एक दिल्ली का पर्चा 420 का, देखो वो बहुत पुराना वो इसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली, अगर इमीडिएट हम्म। अगर कोई कॉज होती, इमीडिएट ये कहीं क्राइम करके भागा होता, इमीडिएट ये कहीं तस्करी में इन्वॉल्व होता, किसी किडनैपिंग में इन्वॉल्व होता, कोई केस होता इसके खिलाफ, फिर पुलिस इसके पीछे लगी हुई होती, बात समझ में आती। लेकिन इसके खिलाफ दिल्ली में 420 का कभी पर्चा दर्ज हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसको पीछे लग लोगे। अंडर ट्रायल है, जो भी होगा वो तो हो जाएगा वहां पे। अब देखिए, जहां तक कानून की बात है, अब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के दरबार पे जा चुका है। दोनों तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, पंचायत इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनका पक्ष ले रहे हैं, वो उनका पक्ष ले रहे हैं, गलतियां दोनों तरफ से हैं। आपका क्या मानना है कि इस मामले में क्या हो सकता है? एक तरफ क्योंकि सत्ता, अगर कानून की बात करें तो शायद कानून तो इसमें नहीं ऐसा इम्प्लीमेंट है, होगा। एक तरफ सत्ता और एक तरफ पुलिस। मुख्यमंत्री, अब वो बंदरवाड़ी हो जाएगी, उसको तराजू लेके बैठेगा, हम्म। एक टुकड़ा इधर का तोड़ लेगा, एक टुकड़ा इधर का तोड़ लेगा, एक टुकड़ा इधर तोड़ लेगा। बिल्लियों का रोटियों से वो करना है। मुख्यमंत्री अपनी पुलिस फोर्स को भी वो नहीं कर सकता। देखो मुख्यमंत्री ने स्टेट चलानी है और पुलिस फोर्स के बगैर वो स्टेट नहीं चला सकता। पुलिस को डिमोरलाइज करेगा तो वो भी गलत है। इसमें कुछ नहीं होगा, केस जरूर रजिस्टर होगा, टूटी फूटी धाराओं के अंदर केस रजिस्टर हो जाएगा। वैसे तो दोनों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, पंकज अहलावत पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, दूसरी पार्टी पे भी अटेम्प्ट, क्योंकि अब वो उसने उसका एमएलआर किसने की है ये भी देखने वाली बात है। जैसे इसके पिताजी कहते हैं कमर पे बैठ कर उसके जब गोली मारी है। चलिए, तो उनका आरोप है, जैसे पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं, अगर दूसरी अगर पार्टी इतनी ने। इतनी नजदीक से मारी है तो उसका भी पता चल जाएगा। हम्म। गोली का तो
एक एक फिट पे कितना क्या फर्क पड़ता है, वो फॉरेंसिक जो है वो सारी सारी बता सकती है। बैलिस्टिक्स हमारी सारी बता देगी कि कितनी दूरी से गोली मार रखी है, ये सब चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन इसमें होना जाना कुछ नहीं, वो सत्ता के केंद्र में नजदीक बैठा हुआ है और ये इसमें पूरा सिस्टम है। इधर पूरा सिस्टम है। दोनों को बचाया जाएगा, दोनों को वो किया जाएगा। हाँ, ये जरूर सोचना पड़ेगा, आज ये हुआ है, अगर पुलिस को बिल्कुल क्लीन चिट देती तो इनके हाथ और खुल जाएंगे, और उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया पुलिस का मोरल तो वो डाउन। पुलिस का मोरल डाउन कर देगा। तो एक मिडल वे निकालना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री निकालें चाहे डीजीपी निकालें, कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा कि भैया इन लोगों को भी चेस्टाइज करो, और इस तरीके के जो लोग हैं, आपने जो लाइसेंसेस दे रखे हैं, इशू कर रखे हैं, उनको भी अपना वो करो, दोनों तरफ से इसको। शुक्रिया सर। तो मामला काफी पेचीदा हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों हैं, चाहे एएसआई है या फिर पंकज अहलावत है, दोनों पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। हालांकि एक पुलिस का मुलाजिम है और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाई है। तो मुख्यमंत्री से भी दोनों पक्ष अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदीप मलिक जी ने बताया कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, अब कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, उसके बाद ही ये मामला शांत हो सकता है। क्योंकि दोनों पक्ष ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं पंचायती तौर पर इस मामले को उठाने की और अपने पक्ष में मोड़ने की। नमस्कार।